बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुआज़ रज़ाक है और मैं जनूबी कोरिया में इस वक्त पीएचडी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। इस वक्त हमें बहुत से जो हैं लोग वो रब्ता हमसे करते हैं और वो कोरिया में स्कॉलरशिप पर आने का तरीक़ाकार हमसे पूछते हैं। तो इस हवाले से दो तरीक़ाकार हैं और एक जो है वो प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप पे है कि आप प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप के ज़रिए जनूबी कोरिया आ सकते हैं। उस पर मैंने एक तफसीली वीडियो जो है वो बनाई है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगी। और दूसरा जो तरीक़ाकार है वो GKS स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो उस तरीके पे है। लेकिन असल में चूँकि मैं ख़ुद प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप पे आया हूँ तो मुझे उस तरीके का तो पता है जिसका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन जो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो उसका तरीक़ाकार मुझे नहीं इल्म था, तो आज मैंने रिजवान भाई को इनवाइट किया है जो कि इसी तरीक़ेकार पे आए हैं कोरिया, और इंशाल्लाह इस सेशन में हम उनसे पूरी तफसीलात जो हैं वो जानेंगे ताकि ये हमें बताएं कि अगर कोई बंदा कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ज़रिए आना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चीज़ें उसको पहले से तैयार रखनी होगी और किन मरहलों से उसको गुजरना होगा। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। जी रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया, और हम इंशाल्लाह इस सेशन में आपसे यही जानेंगे कि आप किस तरीके से आए। तो सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ कराएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो PhD के लिए आया हूँ ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट होकर। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि हम यहाँ पे ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि बेसिकली स्कॉलरशिप है क्या। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है ऑन द बेस ऑफ देयर एकेडमिक और डिफरेंट क्राइटेरियाज़ का हम जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हम इस पे बात करते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है जी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे जो पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं या जो इंडिया से स्टूडेंट होते हैं उनको बेसिकली सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर अप्लाई करते भी हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होते। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट का पूरा होना। अगर आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी है तो समझिए आपके कुछ ना कुछ चांसेस बन गए हैं। तो हम बात करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, अच्छा, और मास्टर PhD दोनों के लिए है। ठीक है। अब इसके दो साइकिल हैं। पहला ये है कि ये जो सितंबर में जो स्कॉलरशिप ओपन होती है वो भी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है और वो है अंडर ग्रेजुएट के लिए। हर साल सितंबर में, यानी कि सितंबर में उसकी एप्लीकेशन अगस्त के एंड पे या सितंबर के शुरू में जो है ना ये ओपन होती है। और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे आके अपनी बैचलर की डिग्री करनी है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये पता कहाँ से चलेगा, मतलब अगर कोई बंदा चाहता है कि भाई मैं देखूँ इसकी, तो कोई वेबसाइट है इनकी? इसमें एक जो वेबसाइट है वो है studyinkorea.com। अच्छा, स्टडी, ठीक है। हाँ जी, ये बड़ी एक उनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती है ऑल ओवर दी, मतलब कि GKS के अलावा जितनी भी स्कॉलरशिप्स होंगी या स्टडी के लिहाज से कोई भी कोई इनका फेस्टिवल है, जो कुछ भी है स्टडी के लिहाज से वो आपको वहाँ से मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और डिफरेंट फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सिर्फ सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी भी कब स्कॉलरशिप और ओपन होती है और क्या क्या चीज़ें हैं। आपने दो ग्रुप्स का आपने ग्रुप्स का जिक्र किया, तो उनमें दो ग्रुप्स के नाम जो मुझे याद है, एक स्कॉलरशिप नेटवर्क है और एक पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर कोई ग्रुप आपके जहन में हो, इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा जो है वो GKS के नाम से भी डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के नाम से भी डिफरेंट ग्रुप जो है वो फेसबुक के ऊपर हैं, वहाँ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें दोनों डिस्कस करते हैं, बैचलर के लिए भी और मास्टर PhD के लिए भी। तो सबसे पहले हम बैचलर की डिस्कस करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है इनकी रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम है। अच्छा, दोनों की? हाँ जी, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम है, एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें बैचलर के जो साइकिल है वो बेसिकली सितंबर या अगस्त के एंड पे या सितंबर के शुरू में एप्लीकेशन ओपन होती हैं। इसी तरह यानी कि अब सितंबर में ओपन हुई हैं और उनकी जो सिलेक्शन होगी, कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट होगा, वो आके यानी कि हमारे पास मार्च के अंदर वो यहाँ पे फरवरी के एंड या मार्च में वो कोरिया के अंदर आ जाता है। अच्छा, यानी कि 6 महीने का प्रोसेस होगा। सही। हम इसको ज़रा डिस्कस अगर डिटेल से करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ताकि हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो अंडर ग्रेजुएट का हमारी क्योंकि नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर वो इसी साल पाकिस्तान से, हाँ जी, पाकिस्तान से एक फ़ीमेल हैं, वो यहाँ पे आई हैं। तो इसमें जो है वो क्या है कि भाई
सितंबर में ओपन होगी। ठीक है, अब इसमें आपने बस ये देखना है, हमारे नाजरीन के लिए भी यही है कि हम इस पे डिस्कस करेंगे मास्टर पीएचडी के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है, डॉक्यूमेंट सेम है। तो उससे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो हमें फेसबुक पे कमेंट यानी कि यूट्यूब पे कमेंट करके जो वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मास्टर की बात करते हैं। तो मास्टर में ये है कि अब जो मास्टर की एप्लीकेशन है वो ओपन होती है फरवरी में। ठीक है, फरवरी के अंदर। अब फरवरी में क्या होगा कि जो अंडर ग्रेजुएट है वो सिलेक्ट होकर उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अब मास्टर पीएचडी के लिए ओपन कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। अब फरवरी में ही ओपन होगी। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो 2 तरीके से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है एम्बेसी, यानी कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में कोरिया की एम्बेसी में भेजने हैं। अच्छा, ठीक। दूसरा जो है वो है हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। इनके नाम एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। ठीक है, अब अगर आपने एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई करना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करके वो पाकिस्तान की एम्बेसी में भेजना है। पाकिस्तान में जो कोरिया की एम्बेसी है, और वो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका प्रोसेस। पाकिस्तान में कोरिया की एम्बेसीज कराची और जी कराची और इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के अंदर ये जो हमारे पास इमामबाड़ी है जहाँ पे सारी एम्बेसीज हैं, वहाँ पे कोरिया की एम्बेसी मौजूद है। अब उसके बाद दूसरा जो इसमें तरीका है वो है आपने यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जो इसकी फ़ाइल होगी उसको हम ओपन करेंगे, तो यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करने के 3 जो हैं वो मेथड हैं। अच्छा, ये आपने कहा कि एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक, ठीक है, तो एम्बेसी ट्रैक का तरीका मुख्तलिफ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दोनों के सेम है? डॉक्यूमेंट दोनों के सेम है। अच्छा, सिर्फ आपने ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप एम्बेसी जमा करें। जी, तो एम्बेसी ने कोई डेडलाइन दी होती है कि इस डेडलाइन से पहले? एम्बेसी की जो है वो जल्दी डेडलाइन होती है। एम्बेसी के तकरीबन सिर्फ 15 से 16 दिन होते हैं, यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हुई है तो तकरीबन वो एम्बेसी की, कोरिया की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे आ जाता है कि भाई आपने जो है, इवन ये तकरीबन हर साल आई थिंक 15 मार्च होती है, मैंने कि मार्च के शुरू में होती है ये डेडलाइन ना। तो यानी कि जो एम्बेसी में अप्लाई करना है उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। ठीक। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए 3 तरह की उसमें आ रही होती हैं कैटेगरीज। एक कैटेगरी होती है कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जर्नल ट्रैक के ऊपर, सही। और एक कैटेगरी होती है कि आपने अप्लाई करना है रीजनल ट्रैक के ऊपर। ठीक। तीसरी कैटेगरी होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रैक। ठीक है, R&D जनरल और तीसरी रीजनल। अब इसमें होता क्या है कि आपने, अब इसमें ना हर एक की अलग अलग सीटें इन्होंने मुख्तस की होती हैं। अच्छा, कोटा होता है? कोटा और ये मुल्क के हिसाब से कोटा हर मुल्क, मतलब पाकिस्तान को इन्होंने ऑलरेडी एक कोटा दिया होगा कि इतने स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं। अब उसमें ओवरऑल कोटा होगा सबसे पहले। ओवरऑल कोटा मीन के पाकिस्तान का एम्बेसी, यूनिवर्सिटी, जर्नल सारे ट्रैक मिला के ओवरऑल के पाकिस्तान से इन्होंने कितने लोग मास्टर के लिए सिलेक्ट करने हैं और कितने लोग पीएचडी के लिए सिलेक्ट करने हैं, वो ऊपर आ रहा होता है। मेन जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन गाइडलाइन को, तो उसमें हर कंट्री का उन्होंने कोटा दिया होता है कि ये कोटा इतना है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको स्पेसिफाई किया होता है कि पाकिस्तान से जो एम्बेसी ट्रैक पे हमने स्टूडेंट लेने हैं उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, मास्टर पीएचडी दोनों के लिए। इसी तरह फिर उन्होंने आगे स्पेसिफाई किया होता है कि भाई जो जर्नल ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान की सीटें हैं वो कितनी हैं, उसके अलावा रीजनल ट्रैक पे कितनी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी है। ठीक है, सही। ये क्लियर हो गए थे। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई इस पे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या है जी। तो जो मेन इसमें हमारे स्टूडेंट करते हैं वो, उनको जो प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है वो अटेस्टेशन का प्रॉब्लम है कि अटेस्टेशन की, डॉक्यूमेंट की जो अटेस्टेशन है उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। पहले तो आप ये भी बता दें कि डॉक्यूमेंट्स है कौन जी। चलें, मैं इसमें बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो सबसे ऊपर होता है वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ रही होती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे मौजूद होगा। ये स्टडी इन कोरिया वेबसाइट के ऊपर होगा। उसके अलावा आप जो है इसको, जो कोरिया की एम्बेसी हमारी है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपने इसको डाउनलोड करना है तो आपने जो है वो आप स्टडी इन कोरिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर भी रहती हैं। और उस वक्त अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे तो उसमें भी आपको मुफ्त मिल जाएगी। जब आपने गूगल में सर्च करेंगे कोरियन, हाँ जी, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। अच्छा, जैसे कि अगर फर्ज कि अब जिसने अप्लाई करना है 2025 के लिए, तो वो क्या करेगा कि अगर उसने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो वो सितंबर के महीने में वो क्या करेगा, कोई लिखेगा ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2025 अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, सही। अब जिसने मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो वो फरवरी के मिड में, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर देते हैं ऑलमोस्ट। तो जब वो लिखेगा तो उसमें ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2025, और उसके अलावा उसमें जब वो उसको लिखेगा तो उसमें 3 फाइल्स होंगी। ये आपने इसका ख्याल रखना है। पहली जो फाइल होती है उसमें होता है कि वो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की गाइडलाइन,
ठीक है। कि भाई गाइडलाइन क्या, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी होती है कोटे के लिहाज से किस तरह अप्लाई करना है, कौन सा बंदा कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, उसको तफसीलात पूरी तफसीलात होती हैं। और उसको आई थिंक हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते नहीं है, तो उनको वो एक बार पढ़नी चाहिए। वो मेरे ख्याल में जिस तरह हम सॉफ्टवेयर में टर्म्स एंड कंडीशन बस स्किप करके एग्री कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उनको पढ़नी चाहिए। वो एक बार अगर पढ़ लें तो वो आई थिंक हर चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरी फाइल होती है एप्लीकेशन फॉर्म। जी। एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तकरीबन वो 7-8 फॉर्म बने होते हैं। एक ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वो फाइल होती है, उसमें सबसे पहले ऊपर होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद नीचे एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि हमने अपनी डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है सारी। उसके नीचे जो होता है वो फिर आ जाता है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमने बेसिकली लिखना, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं। उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप मोटिवेशन की, आप कोरिया में अप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसका मतलब आपकी एजुकेशन है वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई आपने जो है कोई आपके पास अवार्ड्स हों या कोई सिग्निफिकेंट जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लिखना होता है, अचीवमेंट्स हैं जी। उसके बाद आ जाता है कि आपने जो है वो जब यहाँ पे आपके फ्यूचर प्लान्स, उसमें इसके बाद आई थिंक सो आता है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में क्या होता है कि जिन्होंने मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना होता है, तो रिसर्च प्रपोजल आपको पता है कि वो ज़रूरी होता है कि भाई आप कोरिया में आना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास प्लान क्या है, मतलब आपने किस टॉपिक के ऊपर वर्क करना है, आपका रिसर्च प्रपोजल वो पूरा उसके अंदर फिट आना चाहिए। ठीक है, आपने मतलब पूरा रिसर्च प्रपोजल अलग से सबमिट नहीं करना होता। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है वो फॉर्म 4 या 5 होता है आई थिंक, तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने अपना डाटा पुट करना होता है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल पूरा पुट करना होता है। और रिसर्च प्रपोजल लिखते हुए जो है वो एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जो हम ख्याल नहीं करते कि हम हर चीज़ बड़ी डिटेल से लिख देते हैं। डिटेल से हमने नहीं लिखना, हमने जो है वो जो पर्सनल स्टेटमेंट है और ये जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है ये टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि पर्सनल स्टेटमेंट को भी बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो कॉपी पेस्ट नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो इसमें लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है फ्यूचर प्लान्स, कि मतलब आप स्टडी कर लेंगे तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, नेक्स्ट आपके क्या होगा। हाँ जी। इसके बाद आ जाता है उसी फॉर्म के अंदर, जो एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर फिर आ जाता है कि भाई रिकमेंडेशन लेटर। कोरिया का जो तरीकाकार है इसमें रिकमेंडेशन लेटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है कि वो सील इनवेलप के अंदर होना चाहिए। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर आपको अपने प्रोफेसर से बनवाना चाहिए, लेकिन वो सील इनवेलप, अब हमारे स्टूडेंट को कुछ नहीं पता कि सील इनवेलप क्या है। अब उसमें यह है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फॉर्म नंबर 5 होगा आई थिंक ना रिकमेंडेशन लेटर का, उसको वहाँ से उन्होंने अलग पेज को प्रिंट कर लेना है। ठीक है, जो भी हदायत है उसको ख़त्म करके उस फॉर्म के ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखना होता है, उसके अलावा मेजर लिखना होता है, और उसके अलावा जो है ना वो रिकमेंडेशन, यहाँ तो अब उसमें यह है कि वो प्रोफेसर से उसी के ऊपर ही रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो फॉर्म को फिल करके उसके ऊपर प्रोफेसर के सिग्नेचर कर लें। ठीक है, और अलहदा से प्रोफेसर से जो है वो रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हम होते हैं, कोई प्रोफेसर हमें अपने जो है वो लेटर हेड की उसके ऊपर बना देते हैं। तो इसमें यह है कि आपने वो जो रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्म के अंदर है वो भी आपने ले लेना है, और जो प्रोफेसर ने बनाया वो भी आपने ले लेना है। और प्रोफेसर वैसे इस फॉर्म के ऊपर भी कर सकते हैं, इस फॉर्म के ऊपर भी आप उसको फिल करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने ये दोनों फॉर्म इकट्ठे करके अब आपके पास एक A4 साइज का वाइट इन्वेलप होना चाहिए। ठीक है, आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है उस वाइट इन्वेलप के अंदर पुट कर देने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने उसको ऊपर से, जैसे कि हम गम लगा के किस तरीके से आपने उसको बंद सील कर देना। अब सील करने के बाद जहाँ पे मतलब उसके यानी कि जहाँ से फर्ज के आपने सील किया है, तो उस जगह के ऊपर भी प्रोफेसर यानी कि आपने इस तरह करना है कि दोनों जगह के ऊपर यानी कि जो प्रोफेसर के साइन और स्टैंप होने चाहिए। बिल्कुल। फिर एक दरमियान में जहाँ से वो बंद होता है ऑलरेडी, वहाँ भी आपने एक साइन स्टैंप करवाना है। जो कॉर्नर्स है उसको उधर कर लेना है, या कॉर्नर से भी हो सकता है, या फिर जहाँ से यानी कि फर्ज किया कि इन्वेलप है, अब वो बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी और नीचे की तरफ जो बंद है उसके ऊपर भी, और जहाँ से आपने बंद किया उसके ऊपर भी आपने 3 जगह पे ये साइन सिग्नेचर और स्टैंप करवानी है। ठीक है, ये है हमारे पास सील इन्वेलप, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही भेज देंगे, मतलब आपने सील इन्वेलप के अंदर नहीं भेजा, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसका ख्याल करना चाहिए।
उसके बाद हमारे पास जो है वो यानी कि ये तो होगी जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होगी। कुछ उसमें एक फिर आगे जर्नल एग्रीमेंट होता है, वो हमने उसके अंदर ही टिक करना होता है ना। तो ये हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम इसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर की डिग्री, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इसका भी आपने ख्याल करना है कि आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। यानी अगर कोई बंदा मतलब ग्रेजुएट हो रहा है लेकिन अभी वो अप्लाई नहीं कर सकता जब तक ग्रेजुएट ना हो। हाँ जी। और डिग्री उसको ना मिल रही। हाँ जी। अब इसमें कुछ यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं एम्बेसी में तो बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, एम्बेसी ट्रैक तो बिल्कुल साइड पे हो गया। ठीक है। अब अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ को वो ये कहती हैं कि आप अगर फ़र्ज़ किया आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो कहती हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि आपके पास अब जैसे कि फ़र्ज़ किया आपने जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है वो है 1 अप्रैल है, आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं मार्च में। ठीक। अब वो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हाँ जी, अगर फ़र्ज़ किया आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, आपकी डिग्री अभी नहीं आई, तो आपने क्या करना है कि जो अप्रैल है, ठीक है, अप्रैल जब तक इसकी क्लोजिंग डेट है उस वक्त डिग्री हमें भेज दें। ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले, कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि आपने जो फाइनल फर्स्ट रिज़ल्ट तकरीबन जो है ना इंटरव्यू, वो तकरीबन अप्रैल के, जैसे कि अब जो 20 अप्रैल के दौरान जो है इंटरव्यू होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जो है इंटरव्यू तक हमें डिग्री भेज दें। ठीक है। हालांकि आपने अप्लाई सितंबर में किया था, यानी कि आपने नहीं, हम ये मास्टर PhD की बात करें, जो मास्टर PhD के लिए इन्होंने अप्लाई करना है फरवरी मार्च में। अच्छा, ठीक है। फरवरी मार्च में और अप्रैल में इनका इंटरव्यू हो रहा है, तो मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। जैसे कि फ़र्ज़ किया अगर आपने अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है तो कोई मसला बन गया, आपको यूनिवर्सिटी कहती है जी हम आपको डिग्री जो है वो 10 दिन में दे देंगे। ठीक है। तो आप, लेकिन आपकी जो है वो डेडलाइन क्लोज है। आप यूनिवर्सिटी को बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को आप कहते हैं जी मेरी डिग्री इस तरह मेरा इशू है, मेरी डिग्री जो है वो अप्रैल के मिड तक आ जाएगी, तो लिहाजा अगर आप मुझे कंसेशन दे सकते हैं तो मैं आपको अपनी डिग्री जो है वो 15 अप्रैल तक भेज दूँगा या भेज दूंगी। अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है अगर आपने PhD पे अप्लाई करना है, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और अगर आपने मास्टर पे अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और मैट्रिक FSC जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं होती, यानी कि उसके में अटेस्टेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर आप मास्टर PhD के लिए अप्लाई करें तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से मिल सकता है? इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आजकल जो है वो ऑनलाइन आप नादरा की वेबसाइट से उसको निकलवा सकते हैं, लेकिन जिनकी पैदाइश जो है वो 2000 से पहले की है, जैसा कि 1995 है, 96 है, 97 है, तो आपको पता है कि उस वक्त जो थी वो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस होता है वहाँ पे वो इंदराज होता है, यूनियन, तो वहाँ से जाके आप उनको जो है उसकी कोई 400-500 फीस होती है, वो डिफरेंट होती है। तो आप वहाँ जाके उन्हें बोलें कि भाई हमें जो है ना अपना पुराना आप ले जाएँ, ठीक है, क्योंकि पुराने वाला उर्दू में होता है और पुराना हो चुका है, तो आप उन्हें कहेंगे कि हमें जो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में निकाल दें। ठीक है। अब वो उर्दू वाला नहीं चलेगा, इंग्लिश वाला। और अब इंग्लिश वाले में क्या होगा कि वो इंग्लिश उर्दू दोनों होती हैं, दोनों चल जाएंगे। मतलब इंग्लिश एक तरफ इंग्लिश में लिखा होगा, एक तरफ उर्दू में लिखा होगा, ठीक है, वो चल जाएगा। और अगर बाज़ का क्या होता है कि अगर आप नादरा से उसको लेते हैं तो वो इंग्लिश में भी हो सकता है। यानी कि आपने ये करना है कि आपके पास इंग्लिश वाला होना चाहिए, खाली उर्दू ना हो, वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर फुल इंग्लिश में है या इंग्लिश उर्दू दोनों साथ साथ हैं वो चल जाएगा। उसके बाद आपके पास जो वो FRC या MRC, FRC के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि अगर आपकी शादीशुदा नहीं है तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। उसकी फ़ीस जो है वो आई थिंक 1000 रुपया है। वो आप नादरा में जाएं और नादरा में जाके अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अपने ID कार्ड की कापी ले जानी है और आपने जहाँ नादरा में जाना है और उन्हें बोलना है कि हमें FRC निकाल दें, तो वो आपको FRC निकाल देंगे। और अगर आपके पास मैरिज सेट MRC तो वो मैरिज वाले के लिए है, ठीक है जी। अब ये आपके पास अगर आप कितने डॉक्यूमेंट हो गए? ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और क्या कहते हैं FRC, बर्थ सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये 4 डॉक्यूमेंट कंपल्सरी हो गए। ठीक। आपने कहा FSC के डॉक्यूमेंट्स इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेसर ट्रैक पे वैसे मांगते हैं हमसे यूनिवर्सिटी वाले, तो GKS में नहीं मांगते? GKS में जो है वो अगर आप मास्टर PhD पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो नहीं मांगते, बैचलर्स में करें। हाँ जी, क्योंकि उसमें तो आपके पास है ही वो। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। पासपोर्ट आपको पता वो तो होना चाहिए, अगर पासपोर्ट नहीं है वो तो फिर चलेगा नहीं, तो पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। ये अब इसमें डॉक्यूमेंट्स आ गए। ठीक।
अब इसमें क्या है जी, अब आ जाते हैं कि इसकी अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अटेस्टेशन का प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसको ज़रा ध्यान से सुने और इसको जितनी जल्दी हो सकता है वो कंप्लीट करें। इवन अगर कोई बंदा अभी अप्लाई नहीं भी कर रहा ना, तो मेरे ख्याल में अटेस्टेशन मस्ट करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बिल्कुल एंड पे डेडलाइन होती है तो अटेस्टेशन नहीं होती। बाज़ औक़ात किसी बंदे को बिल्कुल पता नहीं, इवन अगर वो मतलब हायर एजुकेशन नहीं भी करना चाहता, फिर भी डिग्री या टेस्ट कर लो, बिल्कुल मतलब टेस्ट करके रख लो अपने पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो कहते हैं जी हमने नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है तो लिहाजा हम उस वक्त टेस्ट करवा लेंगे। लेकिन हमारे कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्पिटेंट भी होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन ना होने की वजह से वो रह जाते हैं। अब अगर आपने फ़र्ज़ किया कि फरवरी में अप्लाई करना है, तो क्योंकि जो मोस्टली हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें वो तकरीबन जून जुलाई के अंदर ग्रेजुएट होते हैं और उनकी डिग्रीज़ जो हैं वो अगस्त तक आ जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जल्दी देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो देर से देती हैं। लेकिन अगर किसी ने अप्लाई करना है तो उसको चाहिए कि वो अर्जेंट डिग्री निकलवा ले। अगर फ़र्ज़ किया कि जो बंदा ग्रेजुएट इस साल हो रहा है जून के अंदर या जुलाई के अंदर, तो वो उसी वक्त जब उन्हें ट्रांसक्रिप्ट के लिए एप्लीकेशन देनी होती है ना, तो उसको चाहिए कि वो उसी वक्त अर्जेंट जो है वो अपनी डिग्री निकलवा ले। अब जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपने फरवरी में अप्लाई करना है ना, या क्योंकि फरवरी में एप्लीकेशन ओपन हो रही है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिसंबर से पहले अटेस्ट होने चाहिए हर सूरत। ठीक है ना। उसमें आप प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर भी बनवा के रख लें। ठीक है ना, कि प्रोफेसर के लेटर हेड पे या जीकेएस वाले। अब उसमें वही है ना कि आपने दोनों लगाने हैं, एक जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होगा, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर वो भी, उसमें सिर्फ सिंपल डाटा पुट करना होता है, उसके ऊपर ही बनवा लें। हाँ जी, उसके ऊपर ही बनवा लें तो फिर एनएफ है। अगर अलग बनवाना चाहे तो वो भी ठीक है, लेकिन वो दोनों लगाने हैं आपने और सील इनवेलप के अंदर लगाने हैं। अब है कि भाई जो आपने अटेस्टेशन कैसे करवानी है। सबसे पहले अब जो कराची की एम्बेसी है उसमें मेरा कुछ कैंडिडेट जो कराची के हैं उनसे रब्ता हुआ है, तो उन्होंने ये बोला है कि हमें जो है ना, उन्होंने जो एम्बेसी है कोरिया की एम्बेसी कराची के अंदर, उन्होंने एट अ टाइम जो है वो हमें कॉपी और ओरिजिनल दोनों अटैच करके दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो कॉपी आपने कही तो ये मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो अब जो कोरिया की जो हमारे इस्लामाबाद में एम्बेसी है ना, उसमें जो है वो उनका थोड़ा सा तरीकाकार, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा सा स्टाफ इस तरह का है, तो उन्होंने वो कहते हैं कि जी पहले आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करवाने, उसके बाद दोबारा आप कॉपीज लेकर आएंगे, फिर हम अटैच करके देंगे। अच्छा, यकमुश्त आप वो नहीं कर सकते कि इकट्ठे आप जमा करा लें। ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि ये आप जो है वो उनसे एक बार फ़ोन पे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं भी क्या हम कॉपीज़ और ओरिजिनल अगर दोनों डॉक्यूमेंट लें तो क्या हमें इकट्ठे अटैच कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हर साल पॉलिसी चेंज होती रहती है। जो हमारे पास पॉलिसी थी जो, क्योंकि 2023 की जो पॉलिसी थी उसमें ये था कि हमने पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे अटैच करवाए। ठीक, आपने भी इस्लामाबाद एम्बेसी से करवाए। तो उसके बाद हमने सिर्फ क्या था कि कॉपीज़ को उनकी कॉपीज़ करवाई। ठीक है, जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपीज आपने कराई, यानी कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कॉपी करवाई और एम्बेसी ले गए और एम्बेसी वालों ने अटैच कर दोबारा अटेस्ट कर। अब जो तरीकाकार है वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमारे पास जो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी बैचलर की डिग्री और उसके अलावा जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है ये आपने सबसे पहले HEC से अटैच करवानी है। ठीक है, और अगर तो इंजीनियरिंग है तो PC से, या नहीं इंजीनियरिंग वाले भी HEC से करेंगे? ये जो इंजीनियरिंग वाली है ना, ये तो PC जो है वो तो उनको स्टैंप लगा के देती है ना। जी। तो जो अटेस्टेशन होती है वो HEC करती है। अच्छा, अटेस्टेशन इंजीनियरिंग वालों की भी HEC सब, यानी कि वो PC से हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने अपना जो है वो अटेस्टेशन HEC से करवाना है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि आपने अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, ये आपने ओरिजिनल HEC से अटैच करवाना है। ठीक है जी। पहले मैं इस प्रोसेस को सारे को एक्सप्लेन करता हूँ जो चल रहा है, उसके बाद इसका हम तरीका बताते हैं कि इसका अल्टरनेट आपने क्या करना है। ठीक है जी। ये आपने 4 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल HEC से अटैच करवा लिए। अब आपने क्या करना है, ये जो ओरिजिनल आपके 4 डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं ये है PhD के लिए 4, अगर आप मास्टर पे अप्लाई करें तो फिर 2 बनेंगे। ठीक है जी। ओरिजिनल ये आपने HEC से अटैच करवा लें। अब HEC से अटैच करवाने का तरीकाकार क्या है, उसमें 2 तरीके हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो उनकी जब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं तो उसमें आप TCS के थ्रू भी करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि आप जब HEC की वेबसाइट पे जाते हैं स्टूडेंट को पता ही होगा कि आपने क्या करना है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसमें आ रहा होता है कि आप बाय वॉक जाना चाहते हैं, बाय वॉक में भी क्या आप अर्जेंट बेस पे करवाना चाहते हैं या TCS के थ्रू करवाना चाहते हैं।
तो आप अगर फ़र्ज़ कि आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो आप अपने जो है वो TCS के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट HEC से अटैच करवा सकते हैं। और अगर टाइम कम है तो आप बाय वॉक अर्जेंट बेस आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपने HEC आपको वो टाइम देगा, ठीक है। आपने उस दिन अपने डॉक्यूमेंट लेके HEC के पास जाना है। वो ऑलरेडी आपने कोई डेट सेलेक्ट करेंगे या वो हमें देंगे, वो हमारी वो उस वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा जहाँ पे हमारी जो है प्रोफाइल बनी हुई है। तो हम जो है अर्जेंट बेस पे वहाँ से जाके ओरिजिनल टेस्ट। इसके लिए अप्लाई करने के लिए पहले HEC की वेबसाइट पे प्रोफाइल भी बनाना। हाँ जी, प्रोफाइल बना के हमने सारे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करने होते हैं। और अब जो HEC ने तरीका किया है उसमें भी है कि पहले वो कहते थे कि मैट्रिक FSC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब स्टूडेंट को ख्याल रखना चाहिए कि अब हमें जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करवाने HEC से, तो हमारे मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने सारे साथ भेजने हैं। अच्छा, मतलब मैं अगर बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करवा रहा हूँ तो उसके साथ मुझे FSC भी भेजनी है और मैट्रिक भी। तो मैट्रिक और FSC अटेस्टेड होनी चाहिए या नहीं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो बस बिना अटेस्टेड भी आप, लेकिन ओरिजिनल आपने भेजने होते हैं। अगर TCS के जरिए हैं तो फिर भी भेजने हैं, और अगर बाय वॉक है तब भी आपने लेकर जाने हैं। तो उसमें आपकी मतलब अगर आप बैचलर की डिग्री करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट भी साथ हो और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी। ठीक, इस तरह PID के लिए भी होगा। इसमें हमारे पास ये था कि हमने जो है वो ओरिजिनल जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे यानी कि वो हमने HEC से अटैच करवाया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट और FRC जो ओरिजिनल होगा ये आपने मुफा के पास लेकर जाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है। अब ये लाहौर के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है। अच्छा, मेरे ख्याल में मेजर सिटीज़ में है, पेशावर में भी पेशावर के अंदर। हाँ जी, होगा हर जगह। तो मेरे ख्याल में मेजर जितनी सिटीज़ हैं तो ये अपने मालूमात कर सकते हैं कि भाई आया हमारी सिटी में अवेलेबल है या फिर करीब तरीन कौन सी सिटी में है। तो अभी ये क्या करना है कि आपने जो ओरिजिनल अटैच्ड हो गए हैं HEC से और उसके साथ आपने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और FRC ये आपने मुफा में लेके जाने हैं। अब मुफा से भी अटैच करवाने के दो तरीके हैं कि आप बाय वॉक भी जा सकते हैं और उसके अलावा आप TCS या ये जो हमारी डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हैं इनके थ्रू भी आप अटैच करवा सकते हैं। अब जब आप मुफा से अटैच करवा के लाएंगे तो अब मुफा से आपके अटैच डॉक्यूमेंट कौन से होंगे कि डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जो HEC से होगी, मुफा से होगी, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और FRC ये मुफा से फर्स्ट अटैम्प्ट मुफा होगी इसकी। अब ये आपके 4 डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप मास्टर के लिए तो 4, PID के लिए तो 6। अब ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अब ये आपने जाना है एम्बेसी लेके। एम्बेसी में जो है वो आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर कोरिया की एम्बेसी है उसका स्पेसिफिक टाइम है। वो है जो डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं वो है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो इसका भी आपने टोटल 2 घंटे इसका भी आपने बड़ा ख्याल करना है कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो मैं जाता था तो मैं तो फिर इस्लामाबाद में रुक जाता था, तो मैं रात को जाता था, रुका और सुबह फिर मैं यानी कि आप पहुंच गए 9 बजे से पहले। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि आप 8:30 बजे या 8:30 बजे या 8 बजे जो है इमाम बरी एम्बेसी में हो, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो वो फिर आपका टाइम दिन ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आई थिंक अब जो उनकी अटेस्टेशन की फ़ीस है पर डॉक्यूमेंट वो 1500 या 1800 के करीब, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि हमारी बार 1200 थी पर डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपने पास पैसे साथ लेकर जाने हैं, क्योंकि जब आप अंदर इंटर होते हैं वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ना अंदर ATM है और ना वो बताते हैं कि भी आगे आपने जाके कोई क्या सूरत हाल है क्या नहीं, कुछ नहीं बताते। तो ये टोटल 6 डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अगर हम PhD हाँ जी 6 डॉक्यूमेंट होंगे तो 6 डॉक्यूमेंट और पर डॉक्यूमेंट वैसे जस्ट एवरेज लगा लेते 1500। वैसे ये पैसे अगर कोई बंदा अपडेटेड मालूम करना चाहते हैं तो कोरियन वेबसाइट पे मिल जाएगी, कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट नहीं ये हाँ अगर मतलब पर डॉक्यूमेंट की फीस हाँ जी ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक। ये कोरिया की एम्बेसी जब आप लिखेंगे तो वहाँ से आपको क्योंकि रिकमेंडेड यही है कि बंदा अपडेटेड चेक कर ले, मतलब हम ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन हो सकता है 2-3 महीने बाद फीस वो लोग चेंज कर ले। बिल्कुल। तो ये वहाँ से आप चेक करेंगे भी इसकी टेस्टेशन की फीस क्या है, मल्टीप्लाई बाय जितने डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ जी। और इसमें ये है कि भाई ना जो है कि मतलब अब आपने जब इंटर होना है ना तो वहाँ पे अब आपके जब एम्बेसी के अंदर है तो वहाँ से एम्बेसी पर जाने के लिए कुछ को पता नहीं है, कुछ को पता होगा कि हम पैदल नहीं जा सकते। हम बस पे जाते हैं, हालांकि जगह बहुत करीब है लेकिन उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि आपने उसमें तो वो भी आपने ख्याल रखना है। उस बस की भी फीस है, वो 1000 या 1500 वही फीस है। वो इतनी फीस है कि जैसे आप अपने शेयर से या ऐसे ही बिल्कुल। तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपने अगर फर्ज किया कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कुल मिला के 5000 बन रहा है तो आप कोशिश करें कि 10,000 अपने साथ लें। बिल्कुल। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप अंदर इंटर हो जाते हैं वहाँ पे कोई ATM नहीं है, ठीक, फिर कोई आपके पास पैसों का सोर्स नहीं होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है। तो आप ये जो इस चीज़ का अपने ख्याल करना है और आपने कोशिश करनी है कि 8:30 बजे आप एम्बेसी के पास हों। ठीक है जी, ये तो हो गया। अभी अब वहाँ पे चले जाएंगे। अब ये जो है ये मंडे से फ्राइडे तक जी, ठीक है, ये टाइम होता है, यानी कि हफ्ते को एम्बेसी बंद होती है। और उसके अलावा आपने ये भी चेक कर लेना है कि उनकी कोई हॉलीडे तो नहीं आ रही, कि अगर आप फर्ज किया कि आपने जाना है मंगल को या बुध को जाना है, तो उससे पहले आप चेक कर लें क्या उनकी कोई हॉलीडे तो नहीं है। ये भी वेबसाइट से उनका पता चल हाँ जी, जाएगा। वहीं से पता लग जाएगा अगर कोई हॉलीडे है। वैसे उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया होता है कि भाई इस दिन, जैसे यहाँ पे कोरिया के अंदर है, इस दिन हमारी छुट्टी है। ठीक, तो ये भी आपने चेक कर लेना है। क्योंकि उनकी छुट्टी मेरे ख्याल में कोरियन छुट्टियों पर डिपेंड करते हैं। हाँ, क्योंकि बाज़ों का वो पाकिस्तानी छुट्टी के हिसाब से हमने ज़हन बना कि अगर 6 सितंबर है तो छुट्टी होगी, लेकिन उनकी कोरिया के हिसाब से तो चेक लाजमी करना चाहिए। चेक लाजमी करना चाहिए। फिर ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके रख लेंगे। और आपने जब वहाँ पे जाना है तो आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ लेके जाना है जी, ID कार्ड भी साथ लेके जाना है। और कोशिश करें कि आपने डॉक्यूमेंट जो है ना ओरिजिनल, उनकी कॉपीज़ भी करवा लें अपने साथ। ठीक है, जो ऑलरेडी अटेस्ट हो चुके हैं HEC से और मोफा से। ठीक है। उसकी रीज़न ये है ना कि वहाँ पे अगर आप कॉपी अंदर से करवाएंगे तो कॉपी बहुत महंगी पड़ती है। अपने ID कार्ड की कॉपी करवाने तो वो 100 रुपया वहाँ पे लग जाता है जी। ठीक है जी। तो आप अपनी इनकी कॉपीज़ एक्स्ट्रा करवा के, अपना पासपोर्ट भी उसकी कॉपीज़ भी, और उसके अलावा ID कार्ड भी उसकी कॉपीज़ भी, और ये आप अपनी कॉपीज़ करवा के अपने साथ ले जाएँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करेंगे, आपसे वो उसी वक्त डॉक्यूमेंट टेस्ट करके नहीं देंगे। ठीक है, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके रख लेंगे। इसमें यह है कि जब आपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी में लेके जाने हैं, ठीक है, तो आपने 2 चीज़ों, मतलब उसमें हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म गाइडलाइन होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए या अपोस्टाइल होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो ये समझते हैं कि भाई हमने सिर्फ कचहरियों में जाना है, वहाँ से स्टैंप करवानी है और डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। कोरिया के लिए बात का ख्याल रखना है कि हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ओरिजिनल अटेस्टेड चाहिए और एम्बेसी से ही चाहिए। और एम्बेसी बगैर मोफा के अटेस्टेशन के नहीं करेगी। और मोफा जो है वो बगैर HEC के नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब ये है कि अभी आपने जो है वो डॉक्यूमेंट आपसे, अब इसमें ना अपोस्टाइल का और अटेस्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कुछ कंट्रीज़ जो है ना वो अपोस्टाइल इन्होंने पावर दी हुई अपोस्टाइलेशन की। अब मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन आपने ये समझना है कि अपोस्टाइल या अटेस्टेशन एक ही चीज़ है, और वो है एम्बेसी ने अटेस्ट करके। बहरहाल हम कोरिया के हिसाब से यही बात करेंगे कि आपने एम्बेसी से लाजमी अटेस्ट करवाने हैं। वो अपोस्टाइल हो या जो भी हो, एम्बेसी ही है। ठीक है जी। हमने वो डॉक्यूमेंट जो है कचहरियों से नहीं अटैच करवाना या नोटरी पब्लिक नहीं करवाने, वो नहीं चलेंगे। ठीक है जी। अब ये है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके रख लेंगे और आपको कहेंगे भी आप 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आके अपने डॉक्यूमेंट वापस ले जाना। अच्छा, तो खुद आना पड़ेगा या कंफर्म करने के लिए पहले? हाँ जी, इसमें नहीं, 3 दिन का वो टाइम देते हैं, और उसके बाद यानी कि आप 3-4 दिन के बाद अगर उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया तो उसका मतलब 3 दिन में हो जाएंगे। वैसे वो उस दिन करके रख लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन वो टाइम देते हैं भी आपने यह डॉक्यूमेंट आपके 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आके रिसीव करने हैं। ठीक। अब इसमें यह भी एक चीज़ आती है कि अब हम कुछ हमारी फीमेल्स हैं कि भाई वो नहीं जा सकती, कि वो कैसे टेस्ट करवाएं। तो इसमें यह है कि भाई आपने जो है वो अपना जो ब्लड रिलेटिव है, जैसे आपका भाई है, या अगर आप शादीशुदा तो आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके वालिद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका ब्लड रिलेटिव। और आपने जो है जब उसको अपने डॉक्यूमेंट दे के भेजना है ना एम्बेसी में अटैच करवाने के लिए, तो आपने एक अथॉरिटी लेटर बनाना है। अथॉरिटी लेटर क्या होता है कि आपने सिंपल उसके ऊपर अपना सारा डाटा लिखना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, फलां फलां, और मैं जो है वो इस बंदे को, इसका नाम ये है, इसका ID कार्ड नंबर ये है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, मैं इसको ऑथराइज़ करती हूँ या करता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट ये अटैच करवा ले। ठीक है। और अपना अपने साथ ID कार्ड की कॉपी और अपना पासपोर्ट की कॉपी उसको देनी है। ठीक है जी। वो आपका ब्लड रिलेटिव भी HEC से कॉपी देनी है या ओरिजिनल ID कार्ड? ओरिजिनल आई थिंक ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये भी आप उनसे अगर कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आप उसको दे के भेज सकते हैं। फिर आपने वहाँ पे जाके लिखना होता है कौन सा बंदा रिसीव करेगा। ये भी ऑप्शन होता है कि आप कौन सा बंदा जो है वो रिसीव करेगा डॉक्यूमेंट। और रिसीव के लिए भी आप जो है वो अगर तो उसी का नाम दे देते हैं कि यही बंदा जो है रिसीव करेगा, ठीक है, तो वही बंदा जाके भी दोबारा रिसीव करेगा। अगर आप खुद जाना चाहें तो खुद भी जा सकते हैं, यानी कि। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी के थ्रू अटैच करवाने तो आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, और आपने अपना जो है जो अथॉरिटी लेटर है वो भी साथ लगा। अथॉरिटी लेटर आपने सिंपल पेज के ऊपर लिखना होता है, उसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ठीक हो गया जी। ये हो गया अटैच। अब जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अटैच करवा के वापस लाएंगे ना, अब ये हो गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन। आई थिंक सो ये समझ आ गई होगी। ये पूरा आपने एक फेज बता दिया। हाँ जी, कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसे अटेस्ट होते हैं, ये अटेस्ट हो गए। ठीक। अब यहाँ पे काम नहीं रुकता। ठीक है। अच्छा। ये हम कह रहे हैं ना कि आप जितनी जल्दी करवा सकते हैं वो टेस्ट करवाएं। यहाँ पे अब जो है वो हमें जो, चाहे वो हमने एम्बेसी में अप्लाई करना है, चाहे हमने यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अप्लाई करना है,
अब इन ओरिजिनल के बाद हमने इनका प्रोसेस रिपीट करना है। अच्छा। अब आप एक ये भी चीज़ देखेंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को गाइडलाइन को पढ़ रहे होंगे ना, उन्होंने लिखा होगा कि भाई आपने अपने ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। अच्छा। अब कुछ ये गलती नहीं करनी कि कुछ स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करवा लिए ना, वो ओरिजिनल भेजने हैं। अगर पाकिस्तान में आपको पता है कि अगर आप अपने ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो पाकिस्तान में तो आप बनवा ही नहीं सकते नए डॉक्यूमेंट। और अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो आपके तो ओरिजिनल सारे उड़ गए ये, क्योंकि ये लोग वापस नहीं करेंगे, इनकी पॉलिसी है। अब ओरिजिनल अटेस्टेड का मतलब क्या है, अब हम इस पे बात करेंगे। ओरिजिनल अटैच्ड का मतलब ये है कि जो आपने पहले एक बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करवा लिए, ठीक है, अब आपने इनकी कॉपीज करवानी है। ठीक है, जो ओरिजिनल कलर कॉपीज, ठीक है, जो ओरिजिनल अटैच्ड हो गए। अब इसमें ना जो है वो हमारा मुफा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मुफा जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट और FRC की कॉपीज अटैच नहीं करता। अच्छा, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट और FRC है ना, जो आपकी ओरिजिनल एम्बेसी से अटैच हो गई हैं, इनकी दोनों साइडों से कलर कॉपीज करवा के अपने पास रख लें। 4-5 कलर कॉपी करवा लें, वो अपने पास रख लें। वो हमने यूज़ करनी होती है अपने वीज़ा के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें यहाँ तो अगर मुफा उसकी कॉपीज अटैच कर दे फिर तो ठीक है, लेकिन मुफा जो है वो कॉपीज अटैच नहीं कर रहा। तो इसका तरीका क्या है कि आपने ये भी आप मतलब अगर उस वक़्त में भी पॉलिसी बदल जाए, आप एक बार उनसे रब्ता कर लें, उस वक्त जो भी आपके पास रिसेंट इन्फॉर्मेशन हो कि वो कॉपीज अटैच कर रहे हैं, फिर तो आप उनकी कॉपीज करवा के उनको आप अटैच करवा लें। ये आप सिर्फ FRC और मैं FRC और बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ कि अगर तो वो कॉपीज अटैच कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आपने उनकी कॉपीज कलर करवा के अपने पास रख लेनी है। ओरिजिनल जो बर्थ सर्टिफिकेट FRC है उसको आपने यूज़ कर लेना है भेजने के लिए। लेकिन अब डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है तो इसकी आपने दोनों साइड से कॉपी करवानी, जो अटेस्टेड है उनकी दोनों साइड से कॉपी करवानी। फिर आपने दोबारा जो है वो आ जाना है HEC की वेबसाइट के ऊपर। HEC के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है कि कॉपीज अटैच करने के लिए। ठीक है जी, उसका भी आगे प्रोसेस वो सेम होगा, लेकिन उसमें फिर आ रहा होगा भाई आपने ओरिजिनल करवाने हैं या कॉपीज करवाने हैं। तो आपने वो कॉपीज HEC से अटैच करवानी है। अब वही है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो आप सुकून से उसको करवा सकते हैं, टाइम कम होगा तो आपके डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होंगे, क्योंकि HEC बाज़ का महीना ले जाती है, बाज़ का 15 दिन ले जाती है। तो दूसरा फिर है कि आप उसको अर्जेंट मोड पर करवा लें। अब जब उसकी कॉपीज अटैच हो जाएंगी, अब वो कॉपीज जो होंगी वो ओरिजिनल HEC से अटैच्ड हैं। ठीक है, पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे एम्बेसी से अटैच्ड हैं, उसकी आपने कॉपीज करवाई, उन्हीं कॉपी को आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वाली आपने HEC से अटैच करवाया। अच्छा, मतलब अब वो जो ऑलरेडी जिस प्रोसेस से हम गुजर चुके उनकी कॉपीज को अब हम दोबारा HEC से अटैच कराएंगे। ठीक, फिर वो जो कॉपी अब HEC से अटैच हो गया उसको दोबारा मुफा के पास लेके जाएंगे। ठीक है, सही। फिर जब मुफा उसको अटैच करके देगा उन कॉपीज को अपने दोबारा एम्बेसी के पास लेके। ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट। हाँ जी, एम्बेसी के पास जब आपने जाना तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। इसकी कोई लिमिट होती है कि कितनी कॉपीज आप अटैच करवा सकते हैं या नहीं? लिमिट नहीं है। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन पर डॉक्यूमेंट पैसे बढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है, तो ठीक है जी, सही। अब ये जो आपके कॉपीज अटैच हो गई, रिकमेंडेड आप क्या बताएंगे कितने? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मतलब आप फिजिबल हैं, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2-2 कॉपीज करवा लें। 2-2 कॉपीज एहतियातन 2-2। हाँ जी, और क्योंकि अगर फर्ज किया 1 साल नहीं होता तो आप अगर आपने प्रोफेसर बेस पे अप्लाई करना है तो आप उस कॉपीज को प्रोफेसर बेस के लिए अप्लाई कर लें, दोबारा आपको रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, अब ये जो कॉपीज आपकी अटैच हुई है ना, इनको बोलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल अटैच्ड डॉक्यूमेंट। ठीक, ये जो कॉपीज हैं, अब ये कॉपीज जो ओरिजिनल अटैच्ड है ना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कॉपीज हैं ये आपने यूज़ करनी है यूनिवर्सिटी में भेजनी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, ओरिजिनल नहीं भेजनी। अब जो कॉपी ओरिजिनल अटैच्ड है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन गए। क्लियर हो गया? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसमें हम दोबारा थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है ये आपने HEC से अटैच करवानी। फिर जब आपने मुफा के पास जाना है तो मुफा के पास जाते हुए आपने अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और FRC भी साथ लेते जाना है। ये आपके डॉक्यूमेंट मुफा से भी अटैच हो जाएंगे। फिर FRC, बर्थ सर्टिफिकेट जो मुफा से अटैच्ड है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी HEC और मुफा से अटैच्ड है, ये आपने एम्बेसी के पास लेके जानी है। एम्बेसी इसको ओरिजिनल को अटैच करके देगी। फिर आपने क्या करना है कि FRC और बर्थ सर्टिफिकेट की कलर कॉपी दोनों साइड से करवा के अपने पास रख लेनी है, और जो ओरिजिनल है उनको एक साइड पे कर लेना है। और जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है इसकी कॉपीज जो है वो HEC से अटैच करवानी है, मुफा से अटैच करवानी है, एम्बेसी से अटैच करवानी है। अभी जो कॉपीज आपकी ओरिजिनल अटैच्ड है ये, और जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट और FRC ओरिजिनल अटैच्ड है ये डॉक्यूमेंट आपने अपनी यूनिवर्सिटी को या आपने एम्बेसी को भेजने के लिए यूज़ करना। ठीक हो गया जी। अब आई थिंक सो कि ये अटेस्टेशन के लिहाज से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब जो मैं दूसरी बात करने लगा था वो कराची के लिहाज से था
कि अब कराची वाले क्या कहते हैं कि वो कहते हैं जी अच्छा आपको जो है ना ये प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपने मतलब HEC से अटैच करवाना है ना, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको पता है कि कॉपी भी अटैच कर देते हैं जी। आप ऐसा कर लें कि लेकिन आपको ये पहले इस्लामाबाद एम्बेसी से कंफर्म करना पड़ेगा कि आप अपना टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे कि जब आपने ओरिजिनल अपने HEC से अटैच करवाने हैं ना, आप उनकी कापीज़ करवाएं और ओरिजिनल और कॉपी एट अ टाइम आप HEC से अटैच करवाएं। ठीक है। अब क्या होगा कि जो ओरिजिनल है और कापीज़ हैं वो भी HEC से टेस्ट होगी, फिर वही डॉक्यूमेंट एट अ टाइम आप ओरिजिनल और कापी मुफा से टेस्ट करवा लें और उसके साथ अपना बर्थ सर्टिफिकेट FRC भी ले जाएं। फिर एट अ टाइम वही डॉक्यूमेंट आप जो है वो एम्बेसी के पास लेके जाएं, एम्बेसी ओरिजिनल भी अटैच कर देगी और जो कापीज़ हैं वो भी अटैच कर देगी। अब वो जो आपको इसमें प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो अटेस्टेड हो गए हैं वो ओरिजिनल कंसिडर होंगे, उनको आप जो है वो यूनिवर्सिटी में भेज दें। लेकिन आपको ये चीज़ इस्लामाबाद से कंफर्म करना पड़ेगी। ये कराची के लिए वैलिड है लेकिन इस्लामाबाद के लिए कंफर्म करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं कि भाई इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अब हम बात करें, बस ये भेजने के बाद स्टूडेंट की साइड से मामला हो गया तो, लेकिन अब जब ये भेज दिए तो स्टूडेंट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मतलब यूनिवर्सिटी इनको इन्फॉर्म करेगी, एम्बेसी इन्फॉर्म करेगी, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? क्योंकि बेनिफिट्स की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई बंदा इस चीज़ को फॉलो अप कर रहा है तो कितने महीने बाद उसको अपडेट मिल जाता है? ठीक है, अब इसमें चलें हम इस पे बात करते हैं, लेकिन इसमें हम बताते हैं कि भी आपने इसके साथ जो है ना एंड के ऊपर, यानी कि अब आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है और किस तरह आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी कब आपको जो है वो इन्फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें यह है कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखे होंगे ना, तो एक तो उसमें यह है कि आपने उसी तरतीब के साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं जिस तरह एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होगा ना, कि सारे एप्लीकेशन फॉर्म वाले अगर फर्ज किया कि रिकमेंडेशन लेटर 5वें नंबर पे आ रहा है तो आपने वो डॉक्यूमेंट 5वें नंबर पर ही रखना है। ठीक है, ऊपर से 1 2 3 नीचे जाते जाना है और एंड पे जैसे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की जगह वहाँ पे अपने वही रखनी है, मतलब उसी नंबरिंग को फॉलो करना है जो गाइड में जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर नंबरिंग की हुई है। और एंड के ऊपर जो होगा वो अदर होगा कि मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, अवार्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो एंड के ऊपर आपने वो लगाने होते हैं। ठीक है, उनकी भी आप कोशिश करें अच्छी कलर्ड कॉपीज़ करवा के वो लगाएं। अब इसमें कुछ जो इस वक्त जो कोरिया के अंदर चल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये किया है कि वो कहते हैं कि अगर आप, क्योंकि हमारे स्टूडेंट आपको पता है कि पाकिस्तान में किसी की कॉपीज़ लेके, मतलब अगर किसी का मेडल है, कोई चीज़ है, कोई किसी ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया हुआ तो नाम काट के अपना नाम लिख के भेज देते हैं। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो इस बार चक्कर चलाया है, वो कहते हैं जी आप अपने जो अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो भी एम्बेसी से टेस्ट करवा के लाएं। सही। तो फिर हम इसको तो इस चीज़ का अपने ख्याल करना है कि जो आपके ओरिजिनल हैं आप वही लगाएं, फेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोरिया जो है ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो इसमें हम थोड़ी सी भी हेरा फेरी करेंगे तो वो हम पकड़ लेंगे। तो अपने जो ओरिजिनल हैं उनको लगाएं। ठीक है, और ये जो हमारे एक्स्ट्रा जितने भी सर्टिफिकेट्स अवार्ड होते हैं ये एंड पे आते हैं, लिखा होता है कि अदर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं। अब आपने एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, तो उसमें जो चीज़ है ना वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी आपके जो है वो मैटर करता है, आपकी CGPA इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो अगर वर्क एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है। मिनिमम कितना CGPA होना चाहिए? मिनिमम इसमें रिक्वायर्ड तो ये तकरीबन 3 करते हैं आई थिंक सो, ये भी डिफरेंट है, लेकिन जो है वो अगर 3 से वो आपको उसमें स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। मुझे गाइडलाइन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल को यूनिक करना है। इवन मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट की CGPA बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होते, तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो अपनी एप्लीकेशन को यूनिक नहीं करते। तो हमने अपनी एप्लीकेशन को यूनिक करना है, तो उसमें किस तरह यूनिक करना है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है ना, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसमें जो भी क्वेश्चन उन्होंने किए हुए ना, आपने उनका आंसर स्पेसिफिक टू द पॉइंट और ऐसा आंसर देना है कि जो अट्रैक्टिव हो और कॉपी पेस्ट नहीं करना। क्या आपने रियलिटी बतानी है, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं बतानी, टू द पॉइंट स्पेसिफिक, ये चीज़ आपने रखनी है और जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई थोड़ा सारा डालना भी है तो लेकिन आपने उसको जेन्युइन बना के लिखना है, यानी कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये काफ़ी मैटर करती है सिलेक्शन के प्रोसेस में और इसको लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, और ये आपने मतलब मुख्तलिफ जगह से देख के आपने अपना आइडिया बना के अपने वर्डिंग में बंदा एग्जांपल्स वगैरह देख लेता है कि भाई क्या, और फिर उस पे सोचता है। तो खैर अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपके इस पे लग जाते तो ज़्यादा टाइम लगता है इस पे, अच्छा महीना बेशक, लेकिन यही है कि बंदा टू बंदा वेरी करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर वक्त पे ये प्रोसेस आप स्टार्ट कर ले तो
इजीली हो जाएगा। नहीं तो अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे आप ये तो फिर तो 1-2 दिन में बंदा क्या कर सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, फिर एक्स्ट्रा अवार्ड्स या सर्टिफिकेट भी काउंट होते हैं। तो ये इसका सिलेक्शन का थोड़ा सा रहा है। फिर ये होता है कि अब आपने डॉक्यूमेंट की यूनिवर्सिटी में आपने ये बाय पोस्ट भेजने होते हैं। अच्छा, ठीक। यूनिवर्सिटी में आपने ईमेल नहीं, बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। और बाय पोस्ट भेजने से पहले आपको ये भी ख्याल करना चाहिए कि आपको 15 दिन का, अगर फ़र्ज़ किया कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 1 अप्रैल है, तो आपने कोशिश करना है कि आप 1 मार्च को अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, क्योंकि आपने गैप रखना है कि भाई 10-15 दिन आपको पता है कि पाकिस्तान से यहाँ आते हुए लग जाएंगे। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पहुँच गए हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक आधा डॉक्यूमेंट मिस है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको बता देती है कि भाई आपकी ये चीज़ मिस है, हमें ये चीज़ भेज दें, कि आपके पास 15 दिन का मार्जिन हो कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहें तो आप दोबारा भेज सकें। ठीक हो गया जी, ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद ये होता है कि, और ये भेजते वैसे DHA भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है TCS यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। आपने कौन सा यूज़ किया था? मैंने जो है वो TCS उस वक्त यूज़ किया था, तो तकरीबन 7 दिन लगे थे। लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट प्राइवेट पोस्ट के थ्रू भेजें, क्योंकि जो पाकिस्तान पोस्ट है वो काफ़ी टाइम लगा देती है। और लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट फरवरी के मिड तक आपने हर चीज़ कंप्लीट कर ली हुई है, तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है तो आप बाई पोस्ट डाक के थ्रू भेज दें, क्योंकि महीना भी लग जाएगा तो खैर है। ठीक है जी। और इसमें फिर ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी का उन्होंने हर यूनिवर्सिटी की जब, अच्छा एक और चीज़ इसमें बताना भूल गया कि जब एक तीसरी जो फाइल होती है ना, तीसरी फाइल की अब हमने फ़र्ज़ किया जी अप्लाई करना है, तो हमें पता ही नहीं है कि हमने कहाँ करना है। तो तीसरी जो फाइल होती है वो जिप फाइल होती है, और उस जिप फाइल के अंदर जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कोरिया की जो कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप को कवर कर रही हैं, और उसमें डिफरेंट अब कैटेगरीज होती हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C। ठीक है ना, कि अब जो टाइप A में यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं वो भी सारी इन्फॉर्मेशन, टाइप B, टाइप C, रीजनल कोटा, हर चीज़। अब वो जो तीसरी फाइल होती है ना, उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने एप्लीकेशन गाइडलाइन में लिखी होती है ना, वो सारी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन होती है। ये टाइप A, टाइप B, टाइप C, ये उन्होंने अपनी ये कोरिया ने कैटेगरी बनाई, जैसे कि फर्स्ट क्या सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जो टॉप वाले हैं वो टॉप A में, टाइप A में आएंगे। टाइप A में आएंगी, ठीक है। लेकिन उधर फिर कंपटीशन भी सख्त होगा, तो आप कोशिश करें। लेकिन आप अप्लाई सिर्फ एक कैटेगरी में ही कर सकते हैं। हाँ जी, एक में करना है। आप कोशिश करें कि आप टाइप B या C में अप्लाई करें। ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड। हाँ जी, सेफ। अगर बहुत ही एक्सेप्शनल हो फिर, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझते हैं कि आप बहुत ही आपके पास हर चीज़ है, आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर आप A में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जो है वो आइट्स या टॉपिक कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आइट्स, लेकिन इस बार ये भी चेंजिंग हो गई है। अच्छा, ये चेंज क्या हुई है कि अगर आपके पास आइट्स है, आइट्स में आपके पास 7-8 बैंड हैं, तो आपकी सिलेक्शन की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको 100% पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। हाँ जी। और अगर आपकी CGPA 7, यानी कि ये भी आपको उसमें देखना पड़ेगा, ये मैं एक जर्नल बता रहा हूँ कि 7, अगर आपकी CGPA 7 है तो वो आपको जो CGPA सॉरी आइट्स में बैंड 7 है, बैंड 7 है, तो आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंट सिलेक्शन में होंगे वो तकरीबन 80% या 70% होंगे। यानी कि वो आइट्स के लिहाज से इन्होंने कैटेगरी बना दी है। इसी तरह अगर आपने टॉपिक टेस्ट के पाकिस्तान में टॉपिक नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन एक इदारा OIC है वो सिर्फ टॉपिक 1 कंडक्ट करवाता है, आई थिंक सो, टॉपिक 2 कंडक्ट नहीं करवाता। तो लेकिन आप जो है वो आइट्स अगर आपके पास है तो आप कोई ना कोई, अगर आपके पास किसी ने टॉपिक टेस्ट क्लियर किया हुआ है, अगर उसमें टॉपिक 4 है, टॉपिक 5 है, तो उसको भी इसी तरह एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं सिलेक्शन में। तो अगर, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ बस जस्ट वो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ाने के लिए। हाँ जी। तो उसके बाद ये है कि भाई जब आपने यहाँ पे आना है तो इसको, चले हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम उसको बात कर लें कि यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट यहाँ भेज दिए, तो डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपको ईमेल ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आपने जो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आपने यूनिवर्सिटी वाली इंफॉर्मेशन वाली फाइल डाउनलोड की है ना, उसमें मैंने बताया कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है उसमें से यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम हो, आपके प्रोफेसर हो, फिर उसके अंदर उन्होंने हर प्रोग्राम बताया होता है, पूरी डिटेल होगी उस यूनिवर्सिटी की। उसमें फिर उन्होंने बताया होगा कि इसमें रीजनल पे इतनी सीटें हैं और जर्नल पे इतनी हैं, और हर पूरी की पूरी उसमें की इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन उसके लिए आपको वो एप्लीकेशन, वो मतलब यूनिवर्सिटी वाली फाइल डाउनलोड करना पड़ेगी, वहाँ से आपको देखना पड़ेगी, और उस पर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया क्लियर।
तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि ये जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आपने बताया कि आपने यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करनी है, तो ये तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में पॉसिबल है ना? हाँ जी। एम्बेसी ट्रैक में बस आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए तो वो? हाँ जी, एम्बेसी ट्रैक में ये होता है कि आपके पास 3 उन्होंने आपको दिया होता है कि 3 यूनिवर्सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो भी उसी लिस्ट में से? हाँ जी, उसी लिस्ट में से। अच्छा, ठीक कि 3 यूनिवर्सिटी में अपना आप बस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगर किसी एक में नहीं हो रही तो सेकंड वो प्रायोरिटी हिसाब से? लेकिन यूनिवर्सिटी आपने वही सिलेक्ट करनी है कि जिसके अंदर आपका प्रोग्राम है, आपका डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर हैं, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करनी जिसके अंदर आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर ये है कि जब हमने डॉक्यूमेंट आपने भेज दिए हैं तो उसमें उन्होंने ना बताया होता है कि भाई हमने जो आपको इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो इसकी ये डिटेल मतलब इस अब ज़्यादातर जो होता है ना वो तकरीबन इंटरव्यूज़ जो चलते हैं ना वो मिड अप्रैल में चलते हैं। ठीक है। ठीक, यानी कि आपको अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी कि भाई आपकी इसमें 3 राउंड की सिलेक्शन है। फर्स्ट राउंड है कि आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग है कि भाई फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो आपके डॉक्यूमेंट आपके डिपार्टमेंट को जाते हैं। OIC पहले डॉक्यूमेंट चेक करता है, डॉक्यूमेंट पूरे हैं और वो आपके डिपार्टमेंट को भेज देता है। फिर आपका डिपार्टमेंट देखता है कि क्या भाई हमें ये बंदा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बंदा चाहिए होगा तो डिपार्टमेंट आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अच्छा, तो इंटरव्यू की भी आपको ईमेल आती है प्रॉपर। अगर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट को बंदा चाहिए। उसमें ये होता है कि डिपार्टमेंट को बंदा चाहिए, डिपार्टमेंट के अंदर सीट अवेलेबल है। ठीक है। अब इंटरव्यू ज़्यादातर प्रोफेसर ही कंडक्ट करते हैं और उसमें बेसिक जो होता है वो क्वेश्चन जनरल होते हैं, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, अभी आप क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका पर्पस क्या है, आप किस तरह यहाँ पे आके सर्वाइव करेंगे, ठीक है, और आपके फाइनेंस सोर्सेज क्या, मतलब जनरल क्वेश्चन, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। वो वैसे भी आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चूंकि तैयार की हुई है तो बस वही चीज़ें आप उधर रिपीट कर ले। बिल्कुल। तो वो इंटरव्यू के बाद जो है वो फिर सेकंड राउंड होता है। अगर फ़र्ज़ किया कि इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया, प्रोफेसर को मतलब प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट जो है NID के पास चले जाते हैं। ठीक है। अब NID ने उसको दोबारा से चेक करना होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट हर चीज़ पूरी है कि नहीं पूरी। अब उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपको ईमेल दोबारा आती है कि भाई आप जो है वो सेकंड राउंड भी सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका सेकंड राउंड क्लियर हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी एक किस्म की सिलेक्शन जो है वो हो गई है। फिर उसके बाद वीज़ा प्रोसेस होता है तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। वो वीज़े की भी हमारी फ़ीस नहीं होती, वीज़ा भी 2-3 दिन में लग जाता है। तो सारा का सारा टिकट भी इन्होंने ही देनी होती है। अच्छा, GKS का ये बेनिफिट्स है। अब इसके बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो ये हो गया कि मतलब अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तब भी यूनिवर्सिटी आपको ईमेल कर देती है कि भाई आप जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए, आपकी जो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग है वो क्लियर नहीं हुई। ठीक हो गया जी। अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं लास्ट में। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये है कि जो पहले स्टाइफन था वो तकरीबन 1 मिलियन था मास्टर PhD के लिए, अब बढ़ा के तकरीबन 1.4 मिलियन कर दिया गया है। अच्छा, मास्टर के? हाँ, मास्टर PhD दोनों के लिए। अच्छा, मास्टर PhD दोनों के लिए। तो 1.4 तकरीबन ये कर दिया गया। पाकिस्तानी तकरीबन आप देख लें ये 3.25 लाख रुपया बन जाता है, 3 लाख भी बन जाता है। ये करेंसी वेरी करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें यह है कि अब जो टिकट होगी हमारी ये हमें इन्होंने ही देनी है। ठीक है। वीज़ा फीस हमारी नहीं होगी। अब आप यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे आके क्या होता है कि जो GKS पे आते हैं उनको फर्स्ट ईयर डॉम में रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो इनका हॉस्टल होता है। हाँ जी। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हमने लैंग्वेज सीखनी होती है, हमारी लैंग्वेज कंपलसरी। 1 साल आप लोग लैंग्वेज में, 1 साल जो है वो लैंग्वेज कंपलसरी होती है। और लैंग्वेज जो है वो अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भाई लैंग्वेज बड़ी ईजी है, लेकिन ये वेरी करता है हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी के ऊपर, कुछ जो शौक पे और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी अप्लाई करना चाहे, जो अप्लाई करना चाहता है और जिसकी हर चीज़ पूरी है तो उसको चाहिए कि वो आने से पहले, अगर उसका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो YouTube से अपनी लैंग्वेज के जो बेसिक है वो सीखना शुरू कर दे। कोई चैनल आप रिकमेंड करेंगे? उसमें कोरियन जो है वो 101.com जो है ये चैनल है YouTube पे? हाँ जी, YouTube पे पुराना एक चैनल है। अच्छा। उसके अलावा जो है वो टॉक इन कोरिया कोई इस तरह का? टॉक इन कोरिया भी है, यानी कि उसमें हम बेसिक हंगल शंगल सीख लें थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई इसके जैसे अल्फ़ाबेट हैं वो क्या है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो हमें ये तकरीबन 1 महीना लगता है। तो आने से पहले आप अपने साथ कुछ पैसे लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि 1 महीने में डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं। फिर तकरीबन पहले महीने में पैसे नहीं मिलते, लेकिन उस जो महीने के पैसे हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन थोड़ा डिले, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पूरे होने होते हैं ना, सारी चीज़ें बननी होती हैं। तो आते हुए जनाब अपने साथ आप जो है वो कुछ पैसे ज़रूर लेकर आएँ। फिर यह है कि हमने डॉम में रहना होता है। डॉम के अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ सारी होती हैं,
और फिर इसका फिर जो खर्चा होता है वो भी कम होता है बनिस्बत बाहर के। लेकिन पैसे आपने कहा पैसे लाए, लेकिन पैसे पाकिस्तानी नहीं चलते यहाँ पे कोरियन करेंसी आपने डॉलर लेकर आना है, यूएसडी में आपने कन्वर्ट करना है उधर। वैसे सबसे बेस्ट चीज़ उसकी ये होती है, अगर तो उस यूनिवर्सिटी में कोई सीनियर मौजूद है उनके साथ आप कांटेक्ट करके उनके बैंक अकाउंट में उधर ट्रांसफर कर लो और वो आपको इधर दे दे, तो ये सबसे बेस्ट है। नहीं तो यूएसडी में आप कन्वर्ट कर ले और अपने साथ यूएसडी ले, ये ना हो कि आप पाकिस्तान से 3-4 लाख उठा के ला रहे और इधर पता चले कि वो तो चल ही नहीं रहे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको जो है वो बिल्कुल सही कहा है। तो आपने उसको कोरियन करेंसी में कन्वर्ट करके लाना है। और यहाँ पे जो है वो फिर यह है कि आपको अगर 1.4 मिल रहा है तो 1.4 में से डॉम की फ़ीस काट के हर चीज़ जो इंश्योरेंस है सब चीज़ें काट के वो तकरीबन 1.1 या 1.2 जो है वो बच जाता है। तो उसमें फिर ये होता है कि हमें पहला साल जो है ये लैंग्वेज सिखाते हैं। लैंग्वेज इन्होंने खुद ही हमें सिखानी होती है, हमें कोई चीज़ पे नहीं करना पड़ती। लेकिन उस साल के अंदर अंदर आपने टॉपिक लेवल 3 से अबव या 3 क्लियर करना होता है। ठीक, ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है। टॉपिक लेवल 1, 2, 3 लेवल क्लियर। हाँ जी, टॉपिक लेवल 2 में अपेयर होना होता है और 3 हमने क्लियर करना होता है। और इसमें यह है कि आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि भैया आप ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। शुगल मेला नहीं है। हाँ, शुगल मेला नहीं है। ठीक। तो जो है और ये है कि जो हमें पढ़ा रहे होते हैं टॉपिक उससे डिफरेंट होता है, उसकी हमें जो प्रिपरेशन है वो खुद से करना पड़ती है, डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम पढ़ें तैयारी करना शुरू कर दें 6 महीने के बाद तो हो जाता है। मेरे ख्याल में आप रिसर्च नहीं कर रहे और कुछ नहीं है तो डेडिकेटेड तो मेरे ख्याल में करना चाहिए। और इसका भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा है। तो आपको पता है कि इसका बेनिफिट या कोरियन लैंग्वेज है, यहाँ पे और लैंग्वेज है नहीं, तो इसका बेनिफिट आपको ही होता है। तो ये इसमें लैंग्वेज आ जाती है। टॉपिक जैसे ही आपका क्लियर होता है उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। और जो मास्टर की ड्यूरेशन होती है वो 3 साल होती है, 1 साल लैंग्वेज और 2 साल आपकी स्टडी। और PhD के लिए 4 साल होते हैं जिसमें 1 साल लैंग्वेज और 3 साल जो आपकी स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, और ये आपको जो है वो मतलब बस आपको पर मंथ जो है वो यानी कि 1.2 बचा रहेगा। और फिर उस आ जाता है कि अब यहाँ पे जो है खर्चे कितने होते हैं, हम कितना बचा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप सारा उड़ा के उधार भी मांगें, बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जी। और अगर आप चाहें तो आप जो है वो अपना जो नॉर्मल है ना, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल अपना हिसाब से चलते हैं, फिरते टूटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप अपना पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख या 1.25 लाख रुपये आप सुकून से बचा लेते हैं। ठीक। और आपने कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप अपनी सेविंग रखें, क्योंकि बवक्त ज़रूरत आपको मतलब कोई अचानक कोई जरूरत पड़ेगी, कोई मसला क्योंकि कोरिया बहुत एक्सपेंसिव मुल्क है। यहाँ पर जब खुदा ना खास्ता कोई भी अर्जेंट सी आपको आ जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। तो ये है कि अब यानी कि अगर आप अपना सुकून से खर्चा करें तो आप लाख रुपया बचा सकते हैं। तो ये इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन है। और हाँ जी, अब इसमें तीसरी जो है कि भाई अब आप यहाँ पे खुशी आ रहे हैं तो कोई थोड़ा सारा हम इसका जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है वो भी ज़रा इस पर डिस्कस कर लेते हैं फाइनली। तो स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या है कि जब आपने यहाँ पे आना है तो आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करके आना है कि यहाँ पे आके आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी वो लैंग्वेज की होगी। अगर आपके साथ कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है या आपका किसी के साथ लिंक नहीं है, आप ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए जहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है, तो आप जो है वो बड़े परेशान हो गए, आपको आइसोलेटेड होंगे, हिम्मत मारनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि वहाँ पे क्योंकि आपको लैंग्वेज भी नहीं आती होगी, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज इनको बहुत कम आती है, तो आपने थोड़ा बहुत तो बोलेंगे, लेकिन आपको लैंग्वेज आप कहेंगे मैं कहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन आपने कुछ लोगों को आती भी है लेकिन नहीं बोलेंगे। हाँ जी, हिम्मत मारनी पड़ेगी। फिर ये है कि अभी यहाँ पे आके जो है वो एक जो हमें मुस्लिम है तो मुस्लिम को जो है वो खाने का बड़ा इशू होता है, हलाल का बहुत इशू है। लेकिन उसके लिए भी ये है कि यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, कूपंग है, उसके अलावा और भी हैं, वो आप आने से पहले जो है वो ग्रुप्स में रब्ता कर लें। ठीक है, बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप्स भी है, बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कोरिया, इस तरह एमसेक वाला एक ग्रुप है, तो वो बंदा ज्वाइन करके उसमें गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप बगैर गाइडेंस के आते हैं, और मेरे ख्याल में ये अगर थोड़ा बंदा रिसर्च कर ले तो कोरिया आने से पहले ही उसकी जान पहचान बन जाती है। इवन अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई कम्युनिटी ना भी हो ना, सिटी में आपको कम्युनिटी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कम्युनिटी बाज़ लोग इस तरह करते हैं, मतलब मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज इसलिए करूँगा क्योंकि हमारे साथ इधर हुआ है कि कुछ लोग आ जाते हैं लेकिन बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, वो बिल्कुल कम्युनिटी से कट हो जाते हैं। तो हो सकता है उनकी अपनी कुछ रीजंस हो, लेकिन ठीक है, शायद वक्ती तौर पे ये चीज़ आपको फ़ायदा दे, लेकिन ये नुकसानदेह है। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, देखें यहाँ पर आपके रिलेटिव्स नहीं है, यहाँ पर आपके जान पहचान और हर चीज़ छोड़ कर आए हैं। और कोरियन ठीक है, उनकी जितनी तारीफ बंदा करे बहुत सी चीज़ों में, लेकिन कोरियन इस मामले में बहुत सेल्फिश है। ऐसे ही है, आप बीमार हो, आप पे फालिज का दौरा भी आ जाए ना,
वो नहीं आपको डजंट केयर, वो आपकी परवाह नहीं करते। आपके काम आएगी आपकी अपनी कम्युनिटी, लेकिन कम्युनिटी के साथ तो आपकी जान पहचान नहीं है, मतलब आपने खुद अपने आप को आइसोलेटेड। तो यहाँ पर इस तरह केसेस हुए हैं कि लोग मतलब हफ्ता हफ्ता बीमार पड़े रहे हैं, उनको ले जाने वाला फिर कोई नहीं था। ऐसे ही है, क्योंकि ना उनका प्रोफेसर इस चीज़ के केयर करते हैं। इवन प्रोफेसर तो मतलब हमारे साथ खुद इस तरह हुआ है कि मैं मतलब मेरी एक सर्जरी थी, सर्जरी हुई, दूसरे दिन जब मुझे हॉस्पिटल से मैं आया तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे पे, अभी मैं बातें भी ठीक नहीं कर रहा, प्रोफेसर ने कहा भाई मीटिंग करो, और मीटिंग मुझे करनी पड़ी। ठीक है, तो मतलब ये है कि इनका चूंकि वो एक रोबोटिक एनवायरनमेंट है, तो इस वजह से कम्युनिटी के साथ जो है घुल मिलना ये ज़रूरी है। ठीक है, बंदा एक बाउंड्रीज रखे, मतलब इस्लाम में इत्तेदाल है ना बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल वो करना है और ना लेकिन बहुत ज़्यादा वो भी करना है। तो ये है कि जान पहचान बनाए। फिर अच्छा, कुछ फीमेल जिस तरह होती है कि फीमेल्स यहाँ पर आ तो जाती है, बिल्कुल उनका मामला फिर बहुत खतरनाक है, बिल्कुल कि वो मतलब किससे हेल्प लेंगी। तो इसलिए कम्युनिटी के साथ जुड़ना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये आप आने से पहले ही ये काम कर सकते हैं। आपको बिल्कुल करना ग्रुप्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करे, थोड़ा रिसर्च करे, थोड़ा उधर जान पहचान बनाए, पूछे कि भाई इस सिटी में कौन रहता है, अगर आप फीमेल है तो किसी फीमेल को ढूंढे, ठीक है, तो हेल्प आपको हो जाएगी। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये इस पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि ये इनका इन्वायरमेंट जैसे आपने बताया कि रोबोटिक है, और यहाँ पे बंदा डिप्रेस हो जाता है, और अगर आप डिप्रेस हो गए फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेंटल माइंड फ्रेश है। माइंड अगर आपका चला गया ना, आप डिग्री कर भी ले, फारिग हो गए, आप तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। तो सेहत का और माइंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना वो आपने ख्याल करना है कि यहाँ पे आप अपना आने से पहले जैसे आपने बताया है कि भाई इन चीज़ों का ख्याल करें, यहाँ पे आके आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा फेस करना है, हिम्मत रखनी है कि भाई यहाँ पे आके अगर आप अकेले हैं तो आपने किस तरह आप कुछ, आप वहाँ से आने से पहले आप सीख गए कि क्या बनाना है, क्या खाना है, कि आपको कुछ ना कुछ बनाना आता हो, क्या आप खा सकें, को सर्वाइव कर सकें। ये सही है, ठीक है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिर्फ नूडल्स से तो काम नहीं चलता, नूडल खा भी नहीं सकते। एक हफ्ते तक सिर्फ नूडल्स जाओ, सफ़ेद चावल आप खा रहे हैं, तो इससे तो नहीं होता। आपको पता है कि हम तो फिर खा नहीं सकते ना, हम तो रोटी खाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आपने बड़ा इसका ख्याल रखना है, बड़ा ध्यान करना है। तो आई थिंक सो कि इसमें कोई अगर आपका और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में आपने माशाल्लाह बहुत तफसील से समझाया, और इसके अलावा भी अगर मतलब जो हमारे देख रहे हैं उनको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और बाकी जैसे हमने तफसीली डिस्कस किया रिजवान भाई के साथ, तो ये कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो ट्रैक है वो था, उसमें फिर एम्बेसी ट्रैक की डिस्कशन भी हो गई और यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात भी हो गई। इसके साथ एक और जो है वो है प्रोफेसर स्कॉलरशिप, जिस पे मैं तफसीली एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दो इंशाल्लाह आप वो करें तो उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी मिलेगी। इसके अलावा जो ग्रुप्स हमने बताए हैं वो लाजमी आप जानकर देखिए, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखें। और ये जो पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग एक ग्रुप है, इसी तरह स्कॉलरशिप नेटवर्क एक ग्रुप है, तो उसमें रेगुलर सिर्फ कोरिया नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे होते हैं। और उधर बाकायदा आप अगर थोड़ा सर्च, ग्रुप्स में सर्च का फीचर भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके उधर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा आप अगर सर्च का फीचर यूज़ कर ले तो उससे रिलेटेड शायद आपको बहुत ज़्यादा सवालात भी मिल जाए, और उसके अंदर कमेंट सेक्शन में बहुत डिटेल में रिस्पॉन्सेज भी दिए गए होते। तो वो ये चीज़ें आप लाजमी करें, क्योंकि मतलब मेहनत आपने करनी है, मेहनत शर्त है। हाँ, अलबत्ता आप मायूस ना हो, मेहनत हमारे ज़िम्मे है, नताइज अल्लाह के ज़िम्मे। तो अगर हम नताइज भी अपने ज़िम्मे ले ले फिर बंदा ज़रा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मेहनत हमारे ज़िम्मे, बाकी इंसान का रिज़्क जिधर लिखा होता है उसने उधर पहुँच के रखना है। मैं अगर अपनी ज़ाती बात करूँ, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं हायर एजुकेशन करूँगा, बल्कि मैं तो बैचलर्स के लास्ट सेमेस्टर जो होता ना, तो मैं बहुत सख्त खिलाफ था। मैंने कहा यार फेड अप हूँ, बस नहीं करूँ। लेकिन कोरिया में रिज़्क लिखा था, खुद ही रास्ते बन गए और आ गए इवन। तो इस तरह की तरतीब है। तो और ऐसे बहुत से लड़के हैं जो कि 100 जगह पर अप्लाई करते हैं, 1000 जगह पर। इवन मैं आपको बताता हूँ कि अब हम इसकी बात जैसे आपने किया, बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि अब मैं जो यहाँ पे आया हूँ, मेरा लास्ट दिन पे प्लान बना था। अच्छा, ये देखें। अब क्या था कि यहाँ पे लिखा हुआ था, पिछले साल मेरा कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी पीएचडी का मेरा सिलेक्शन हो गई थी। मैंने 3 महीने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी थी ना। अच्छा। तो लेकिन अब बात ये है, कहने का मकसद ये है कि आपने मायूस नहीं होना, मेहनत करनी है, जहाँ पे रिस्क लिखा है वहीं मिलना है। मेरा जो है बिल्कुल, यानी कि समझे कि मेरी फ़्लाइट जुमे की थी, और जुमेरात की रात को मैं शॉपिंग थोड़ी सी करके मेरा जुमेरात की रात को मेरा फाइनल हुआ कि मैंने यहाँ पे आना है। ये बिल्कुल ये किस्मत की बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हराम बन जाए। तो मेहनत आपके ज़िम्मे, मेहनत आपने करनी है, और बस मेहनत करके अल्लाह से दुआएं मांगे
और उसके बाद भी अगर आपको नाकामी होती है ना, उसमें आपका खैर है, खैर बिल्कुल खैर होती है। आप ट्राई करते रहें और उसके साथ साइड पे कोई और काम भी करते रहें। ये नहीं है कि आपने बस बिल्कुल कि भाई बस करना है तो स्कॉलरशिप करना है, तो साथ में आप कोई और काम भी करते रहें, लेकिन जो फ्री टाइम है उसमें आप मूवीज़ देख रहे हैं, उसमें आप वैसे ही फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उसकी जगह ये चीज़ें कर ले, तो कोई स्किल बंदा सीखता रहे साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। रिजवान भाई के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने तफसीली सब कुछ समझाया। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो इस मतलब जो रिजवान भाई ने जो चीज़ें समझाई है, तो आप करें कमेंट में, इंशाल्लाह मैं रिजवान भाई से पूछूंगा, क्योंकि मुझे खुद तो इस ट्रैक का नहीं पता। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको के लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगी। मेरे और रिजवान भाई की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।